दोस्तों, कोई अमीर हो या गरीब हो या फिर कोई मिडिल क्लास का हो, हर किसी की सबसे बड़ी जरूरत पैसा ही है। क्योंकि अमीर और अमीर बनना चाहता है और गरीब अपनी गरीबी मिटाना चाहता है। एंड एक मिडिल क्लास इंसान अपने रोजाना की पैसों की किल्लत से सुकून पाना चाहता है। इसीलिए हर कोई सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, उसे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। और इस चक्कर में लोग अपनी लाइफ में जो भी फैसले लेते हैं वो पैसों को ही ध्यान में रख कर लेते हैं। चाहे बात अपने पसंद का करियर चुनने की हो या फिर अपने बच्चे को एजुकेशन देने की, लोग हर फैसला यही सोच कर लेते हैं कि किस फील्ड या फिर किस इंडस्ट्री में जाया जाए जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। लेकिन कई बार पूरी प्लानिंग करने के बाद भी लोग पैसों को समझने में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में जाकर काफी पछताना पड़ता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि यहाँ वो अगेन पैसों को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को। देखो, जैसे किसी भी इंसान का बिहेवियर, उसकी थिंकिंग को हम उसकी साइकोलॉजी को समझकर जान सकते हैं, ठीक उसी तरह पैसों को समझने के लिए भी पैसों की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि पैसे कमाने और अमीर बनने के बारे में कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उन सब में साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी बुक है जो आपको अमीर बनने का रास्ता तो दिखाती है, बट इसका हर चैप्टर आपको ये भी बताता है कि पैसों को लेकर आखिर लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है और टाइम के साथ साथ पैसों को लेकर हमारा बिहेवियर कैसे बदलता है। सो अगर आप भी इन पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पैसा एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ने के बाद आपके साथ इस बुक के 7 ऐसे वैल्यूबल लेसन शेयर किए हैं जो आपको पैसों से रिलेटेड आपके हर डाउट को क्लियर करते हैं। सर, आपने देखा होगा जब इन्फ्लेशन कम होता है तब स्टॉक मार्केट के अंदर लोग जल्दी जल्दी शेयर्स खरीद लेते हैं, और जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो उस टाइम लोगों के अंदर शेयर्स बेचने की एक होड़ सी लग जाती है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देखकर एक आम इंसान उनको जज करते हुए यही समझता है कि ये सब चीजें कुछ और नहीं, बस पागलपन है। बट ऑथर कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया में पैसों से रिलेटेड इवेंट्स का 0.000001% है, और हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है या लोग पैसों को लेकर क्या करते हैं, इस बारे में हमको 80% जानकारी है। देन अपनी इसी सोच की वजह से हम बाकी लोगों को भी जज करने पहुंच जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि अगर एक टाइम पर हम भी उनकी जगह होंगे तो हम भी वही चीजें करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमको भी ये लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ पता है और जो भी मैं कर रहा हूँ वही सही फैसला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी का पैसों को लेकर सोचने का तरीका अलग होता है। इसलिए याद रखो कि अगर किसी का पैसों को लेकर कोई गलत डिसीजन निकल जाता है तो वो ना समझ नहीं है। भले ही सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, पर अगेन आप भी अगर उसकी जगह पर होते तो आप भी कुछ वैसा ही कर रहे होते जैसा दूसरे कर रहे हैं। नंबर 2, लक वर्सेस रिस्क। मान लो आपने पूरी रिसर्च करने के बाद कोई एक शेयर खरीदा, लेकिन 5 साल के बाद में आपका वो शेयर ऐसा ग्रो नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे थे, या आपके उल्टे पैसे और डूब गए, तो बताइए आप इसे किस नज़र से देखेंगे? ऑब्वियसली एक बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट। लेकिन हर बार चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। हो सकता है आपने सही डिसीजन लिया हो लेकिन आपका लक खराब हो, या अचानक ही कुछ ऐसा हो गया हो जिससे कंपनी की वैल्यू ही डाउन हो गई हो, क्योंकि चीज़ें हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। भले ही रिसर्च में आपने कोई स्टॉक ग्रो होने के 90% चांस देखे थे, बट एक्चुअल में हो सकता है उसके पहले से ही सिर्फ 10% चांस हों, और आपके बैड लक की वजह से ही आपके पैसे डूब गए हों। अब शायद इस चीज़ को आप एक बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना कहें। वहीं अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया है जो आपको लगता है कि ये ठीक ठाक तो चल पाएगा बट ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन कुछ ही टाइम में वो शॉकिंगली ग्रो कर जाता हो, तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा होगा, अच्छा या बुरा? ये तो आपकी नज़रों में सबसे अच्छा डिसीजन होगा और आप बाकियों को भी इसे सजेस्ट करोगे। देखो, लक और रिस्क हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस लेते टाइम या खुद का कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले लक और रिस्क दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात आप इससे भी समझ सकते हैं। 1965 में बिल गेट्स का लक था कि वो सीटल के लेक साइड स्कूल में थे और यहाँ पर कई कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। पर सोचो अगर उस टाइम पर उनके स्कूल में कोई कंप्यूटर ही ना होता तो आज शायद बिल गेट्स का नाम अमीरों की लिस्ट में ही नहीं होता, और ना ही आज हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी होती। नंबर 3, फाइंड योर इनफ। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है कि बस मेरे पास जितना भी पैसा है वो इनफ है? वेल, इसका ऑब्वियस आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कहता आपको मिल जाए कि बस कमा लिया जितना कमाना था, अब और पैसा नहीं चाहिए। लोगों के पास जितना भी होता है हमेशा वो उससे ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए इनफ होने का मतलब है अपने पोटेंशियल को पुश ना करना और अपने हाथ से हर वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देना जो आपको आगे ले जा सकती थी। जबकि ऑथर कहते हैं कि इनफ का मतलब जैसा हम समझ कर बैठे हैं वैसा नहीं है।
इनफ फील ना होना एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होती है। लोग थोड़ा और के चक्कर में कई ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं जो कई बार उनकी जिंदगी भर की कमाई डुबा देता है। इसका ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। कोलकाता के एक स्लम से निकलकर रजत गुप्ता दुनिया की सबसे फेमस काउंसलिंग फर्म मैकेंजी के CEO बन चुके थे एंड उस टाइम उनके पास अराउंड $100 मिलियन की नेटवर्थ थी। लेकिन उसके बाद भी और पैसा कमाने के लालच में उन्होंने $17 मिलियन के लिए एक इनसाइडर ट्रेडिंग की, और इस चक्कर में वो बहुत बुरी तरह से फंस गए और उनको जेल तक जाना पड़ा। और यहीं से उन्होंने अपनी रेपुटेशन, जॉब प्लस अपना सारा पैसा खो दिया। इसलिए सही टाइम पर यह समझ लेना कि मेरे पास इनफ है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करके आप ज़्यादा शांति से और सुकून से अपनी लाइफ जी पाएंगे। नंबर 4, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किसी भी काम में हमको तब ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब उसका रिजल्ट सामने आना हो, एंड इस चक्कर में लोग थोड़े बेसब्र हो जाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें जो भी रिजल्ट मिले वो जल्द से जल्द मिल जाए। जैसे अगर किसी ने कोई साइड हसल करके थोड़ा पैसा कमा लिया तो वो सोचते हैं कि इसकी तरह साइड हसल करके वो भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन फिर जब उनके काम में वो रिजल्ट नहीं मिलता जो उन्होंने सोचा था तो इससे उनके इस काम से उम्मीद ही टूट जाती है और वो उसको फौरन क्विट कर देते हैं। क्योंकि कई लोग ये बात समझते ही नहीं कि अच्छी चीज़ों का रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, कभी कुछ महीने तो कभी कुछ साल भी। एग्जाम्पल के लिए आप वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। आज के टाइम में उनकी सक्सेस के ऊपर 2000 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बट बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया के सबसे जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन, जिनकी नेटवर्थ ही आज के टाइम पे 110.8 बिलियन डॉलर्स की है, उन्होंने अपनी नेटवर्थ का 81.5 बिलियन डॉलर्स अपने 65वें बर्थडे के बाद कमाया था। और सरप्राइजिंग यह है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करना 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। देन फिर 1 मिलियन तक पहुंचने पर उनकी एज 30 साल की हो गई थी। 59 साल की एज में उन्होंने 3.8 बिलियन डॉलर्स कमाए, और बाकी जो उनका डबल ट्रिपल हुआ वो 60 की एज के बाद हुआ। लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट की सक्सेस का राज उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल है, जो कि बहुत हद तक सही भी है, लेकिन उनके इतने कामयाब होने के पीछे का सीक्रेट यही कंपाउंडिंग है। नंबर 5, आवर प्लान्स आर नेवर एक्यूरेट। माइक टायसन ने एक बार कहा था कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन देयर फेस। मतलब हर किसी इंसान के पास एक प्लान होता है जब तक उसके सामने कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। आपने देखा होगा कि जब भी लोग फाइनेंस की बात करते हैं तो हर किसी के पास अपनी अलग फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, बट इमरजेंसी जब भी आती है ना, वो किसी को देख कर नहीं आती, ये बिना बताए दस्तक देती है। इसीलिए ऑथर हमको यह एडवाइस करते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने के साथ साथ कुछ इमरजेंसी के लिए भी रखना जरूरी है, जिसमें आप या तो कोई इमरजेंसी फंड बना सकते हो या फिर एटलीस्ट अपने 6 महीने की सैलरी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अपने पास बचा कर रख सकते हो। बिकॉज मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई या गॉड न करे आपकी तबीयत खराब हो गई, तो उस काम की सही तरह से ग्रोथ दिलाने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, और हो सकता है आपकी एक्टिव प्रेजेंस ना होने की वजह से वो बिजनेस ही ठप हो जाए। तो ऐसे में इमरजेंसी के नाम पर अगर एक बैकअप आपके पास होगा तो आप एक प्रॉब्लम में आने से बच जाएंगे। नंबर 6, फ्रीडम कम्स फर्स्ट। दुनिया में हर किसी इंसान को यह लगता है कि उनके पास जितना भी पैसा है उसे वो कंट्रोल में रख पा रहे हैं, जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग होता बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मतलब आजकल हम पैसों को नहीं बल्कि पैसा हमको कंट्रोल कर रहा है। और यही रीजन भी है कि 1 बिलियन से ज्यादा फुल टाइम वर्कर्स का सर्वे करने पर यह पाया गया कि दुनिया में करीब 85% लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी मजबूरी में उनको ये काम करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको पैसा चाहिए। हाँ, बिल्कुल इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि एक अच्छी जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे से भी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी फ्रीडम। भले ही आप बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने का अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आपके लिए ज्यादा पैसे कमाने का क्या ही मतलब है। लोग अपनी फ्रीडम को उतनी इंपॉर्टेंस कभी देते ही नहीं। ऐसे आपने कई लोग के एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन रात हो या दिन हो वो बस अपने काम में ही लगे रहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने में इतना भी मत खो जाओ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को ही भूल जाओ। नंबर 7, नो वन गिव्स अ डैश। दूसरों का ओपिनियन हमारे एक्शंस को ज्यादा कंट्रोल करता है। चाहे हम कोई घर खरीदें, कोई कार खरीदें या फिर कपड़े खरीदें, हम यही सोचते हैं कि जब दूसरे लोग हमारी इन चीजों को देखेंगे तो वो हमारी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे और हमारी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज दूसरों को पसंद आ जाती है तो वो उस चीज को अच्छा बोलेंगे, ना कि आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत ही महंगा फोन है, तो जो भी लोग आएंगे वो आपके उस चमचमाते फोन पर नजर दौड़ाएंगे, ना कि आप पर।
देखो कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत पैसे उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उस टाइम पर हमको कोई खास जरूरत भी नहीं होती, पर क्योंकि वो उनको दिखानी होती है यही सोचकर वो उसको खरीद ही लेते हैं। इसलिए ये भी कहना है ऑथर का कि दूसरों के बारे में इस कदर सोचना आपको बंद कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कई अलग अलग तरह के फालतू खर्चों से आप खुद को बचा सकेंगे। तो गाइज ये थे वो 7 लेसन्स जो मैंने आपको मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताए हैं। वैसे इस बुक में और भी कई लेसन्स हैं जो पैसों को लेकर आपकी सोच बदल कर रख सकते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और देखो जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे वो वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड बाकी अगर किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए